हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ये दिन 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, सभ्य कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने हेतु 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया था। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। डीजीसीए का बड़ा आदेश, सभी विमानों में इंजन फ्यूल स्विच की जांच अनिवार्य। एयरलाइंस कंपनियों को भी दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे पर आई AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने बड़ा आदेश जारी किया है। DGCA ने सभी भारतीय रजिस्टर्ड फ्लाइट के इंजन फ्यूल स्विच की अनिवार्य जाँच के आदेश जारी किए हैं। यह कदम AAIB की रिपोर्ट आने के बाद उठाया गया है। जाँच पूरी करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2025 है। वहीं दोस्तों, DGCA ने साफ किया है कि यह जाँच स्टेट ऑफ डिजाइन मैन्युफैक्चरर द्वारा जारी किए गए एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव्स के आधार पर जरूरी की गई है। भारत में रजिस्टर्ड सभी विमान इंजन और कंपोनेंट्स पर यह नियम लागू होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1000 किलो आम भेजे। यूनिस ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी, ममता को भी हरीभंगा आम गिफ्ट किए। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने हरीभंगा किस्म के 1000 किलो आम भारत को भेजे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी, भारत के राजनयिकों और दूसरे अधिकारियों को उपहार में दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत बांग्लादेश की इस पहल को मैंगो डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसके तहत अंतरिम सरकार ने न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को भी हरीभंगा आम भेजे हैं। ये 300 किलोग्राम आम 60 डिब्बों में पैक करके गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे अखोरा लैंड पोर्ट के जरिए भेजे गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नितिन गडकरी बोले, ऐसे लोगों की जरूरत जो सरकार पर केस करे। नेताओं, सिस्टम में अनुशासन के लिए कोर्ट का सहारा लेना जरूरी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि समाज में कुछ ऐसे लोगों का भी होना चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सके। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत का आदेश ऐसे काम भी करवा देते हैं जो सरकार नहीं करवा पाती। समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए। इससे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है। दरअसल दोस्तों, गडकरी ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं और मंत्रियों के आड़े आती है और वे जनहित में कदम नहीं उठा पाते। नितिन गडकरी ने कई उदाहरण दिए जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उमर अब्दुल्ला ने कब्रिस्तान की दीवार फांदी, फतीहा पड़ा। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लड़ने वालों का शहीदी दिवस मनाया, LG ने रोक लगाई थी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे श्रीनगर के नक्शबंद साहिब कब्रिस्तान में दाखिला लिया। यहां उन्होंने 13 जुलाई 1931 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आवाज उठाने पर मारे गए 22 लोगों की कब्रों पर फतीहा पड़ा और फूल चढ़ाए। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार 13 जुलाई को शहीदी दिवस के तौर पर मनाना चाहती थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। 13 जुलाई को उमर ने दावा किया था कि उन्हें और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को नजरबंद किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। समोसा और जलेबी जैसे स्नैक्स पर मिलेगा हेल्थ अलर्ट। कैंटीन में तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड लगाने होंगे। इस पर शुगर कैलोरी की जानकारी होगी। जी हां दोस्तों, अब समोसा, जलेबी, लड्डू और वड़ा पाव जैसे खाने की चीजों में कितनी शुगर और कैलोरी है, इसकी जानकारी तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड के जरिए देनी होगी। भारत में बढ़ती मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि ये नियम सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स और IIT सहित अन्य इंस्टीट्यूट की कैंटीन पर लागू होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरानी विदेश मंत्री बोले, नेतन्याहू कौन सा नशा कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था, ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनानी चाहिए। जी हां दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायली प्रधानमंत्री का मजाक बनाया है। उन्होंने नेतन्याहू के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि नेतन्याहू किस चीज का नशा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि ईरान को 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें नहीं बनानी चाहिए। इसे लेकर अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नेतन्याहू की आलोचना की और गाजा युद्ध से लेकर ईरान के परमाणु
कार्यक्रम तक इजराइल की नीतियों को विफल बताया। अरागची ने नेतन्याहू के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए लिखा कि नेतन्याहू ने करीब 2 साल पहले गाजा में जीत का दावा किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट और 2 लाख नए हमास लड़ाके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शुभांशु की रिटर्न जर्नी हुई शुरू। स्पेस स्टेशन से 23 घंटे का सफर करके पृथ्वी पर लौटेंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया। जी हां दोस्तों, शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 14 जुलाई को शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो गए। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों, चारों एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे एस्ट्रोनॉट रवाना हुए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीनी उपराष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, दोनों देशों में संबंध सुधर रहे हैं। भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की हो रही तारीफ। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र भी किया। दरअसल दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने कहा कि भारत और चाइना के संबंध अक्टूबर 2023 में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुलिस से उलझने के बाद सीएम अमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को चेताया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीदी दिवस को लेकर प्रदेश में सियासी पारा गर्मा गया। इसी बीच श्रीनगर के शहीदों के कब्रिस्तान में दीवार फांदने और पुलिस से उलझने का वीडियो भी वायरल हुआ। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमारी सरकार को कमजोर और बेबस दिखाने से घाटी में उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा होगा, तो वह गलत है। एनडीटीवी से बातचीत में सीएम नेता ने दिल्ली से तुलना की और जोर देकर कहा कि बीजेपी को कश्मीर में भी ऐसे ही रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, पुतिन दिन में मीठी बातें और रात में बमबारी करते हैं। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का ऐलान किया। नाटो चीफ से जल्द मुलाकात करेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराजगी जताई है। दरअसल दोस्तों, रविवार को मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन दिन में मीठा बोलते हैं और रात में सब पर बम बरसाते हैं। हमें यह पसंद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देगा। इसके लिए ट्रंप इस सप्ताह नाटो महासचिव मार्क रूटे से भी मुलाकात करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पति पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग की गई फोन कॉल अब होगी सबूत। वैवाहिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला दिया है। इसके तहत पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत सबूत के तौर पर स्वीकार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट में इसे सबूत के तौर पर माना जा सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजता के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इसे फैमिली कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ठाकरे परिवार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का निशाना। अब ये मुसलमानी तरीका। जी हां दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मराठी भाषा, हिंदुत्व समेत कई मसलों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने हिंदुत्व और मराठी के मसले पर ठाकरे ब्रदर्स को भी घेरा। शंकराचार्य ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ठाकरे परिवार, जो कभी हार्डकोर हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, उस परिवार में अब मुसलमानी तरीके से अपनी बातों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहां से किसका प्रभाव पड़ गया पता नहीं। उन्होंने कहा कि मारपीट करके अपनी तरफ करना, ये तरीका तो मुसलमानों का है, तो ये तरीका अपनाया जा रहा है। ठाकरे बंधुओं ने जो तरीका अपनाया है वो मुसलमानी तरीका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
गहलोत के फैसलों में मंत्रियों को नहीं मिली कोई गलती। स्मार्टफोन 600 करोड़ के घोटाले और अडानी को जमीन आवंटन पर क्लीन चिट की तैयारी। जी हां दोस्तों, अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों के फैसलों को लेकर मौजूदा सरकार क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों, कैबिनेट सब कमेटी ने गहलोत सरकार के करीब 40 बड़े निर्णयों की समीक्षा कर ली है। जल्दी यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल को सौंपी जा सकती है। पिछली गहलोत सरकार में अडानी ग्रुप सहित 441 संस्थानों को रियायती दरों पर जमीन आवंटन सहित कई बड़े मामलों पर विपक्ष में रहने के दौरान बीजेपी ने सवाल उठाए थे। सूत्रों के अनुसार कुछ छोटे मोटे फैसलों को छोड़ दें तो किसी बड़े मामले में कोई खास अनियमितता सामने नहीं आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 8 महीने के बाद जेल से बाहर आए नरेश मीणा, सीधे अमरावती पहुंचे। जी हां दोस्तों, देवली उनरिया विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आखिरकार 8 महीने के बाद आज जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होते ही नरेश मीणा सीधे अमरावती पहुंचे। वहां उन्होंने ग्रामीणों का उनका साथ देने के लिए आभार जताया। सशर्त जमानत मिलने के कारण उनके साथ ज्यादा संख्या में समर्थक नहीं पहुंचे। नरेश मीणा ने भी सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से अपील की थी कि वे वहां नहीं पहुंचे। इन 8 महीनों के दौरान नरेश मीणा की रिहाई के लिए उनके समर्थकों ने खासा प्रयास किया था। कई बार जमानत अर्जियां लगाई गई, धरने प्रदर्शन किए गए, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ पाई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा का राजनीतिक पुण्य हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के बाद लाइन में लगी दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान राजनीति अलग ही उफान पर होती है। चुनाव जैसा माहौल तो नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के लिए बड़ा मौका होता है। दिल्ली में सत्ता मिल जाने के बाद कांवड़ यात्रा का मौका और भी अहम हो गया है। जैसे यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा के दौरान आमने सामने देखे जाते हैं, उसी तरीके से अब दिल्ली भी करीब करीब वैसा ही माहौल बनाती जा रही है। यहाँ पर दिल्ली की बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दोस्तों, दिल्ली बीजेपी पर आम आदमी पार्टी धावा बोल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कांवड़ यात्रा को लेकर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा के नूह में कड़ी सुरक्षा में निकली ब्रज मंडल यात्रा 5.5 घंटे में नाहड़ेश्वर से श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इंटरनेट, स्कूल, बाजार सब बंद रहे। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रज मंडल यात्रा निकाली गई। यात्रा दोपहर 12:30 बजे नलडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के साथ शुरू हुई और फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव से होते हुए शाम 6 बजे श्रृंगार गांव के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यही यात्रा का अंतिम पड़ाव था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा 11 दिन में 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 13वां जत्था जम्मू से रवाना हुआ। गांदरबल में तीर्थ यात्रियों के काफिले का वाहन पलटा, 3 लोग घायल। जी हां दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के पहले 11 दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। रविवार को 20,000 तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। उधर दोस्तों, सोमवार को 6,100 यात्रियों का छठा जत्था जम्मू के गांदरबल से बालटाल और पहलगांव के नुनवाज बेस कैंप के लिए रवाना हो गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेल्फी ले रहे फैन पर भड़के एसएस राजामौली, नजदीक आने पर मारा धक्का। कोटा श्रीनिवास के अंतिम दर्शन कर लौट रहे थे। जी हां दोस्तों, साउथ के पॉपुलर विलेन कोटा श्रीनिवास का 13 जुलाई को हैदराबाद में निधन हो गया। साउथ इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार कोटा श्रीनिवास के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जिनमें बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली भी शामिल थे। इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें राजामौली सेल्फी लेने पहुंचे एक फैन को धक्का मारते नजर आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आजादी की कद्र नहीं तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़े एक मामले पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे। हर इंसान को अपनी जुबान और अपने शब्दों पर काबू रखना सीखना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया पर। दरअसल दोस्तों, ये मामला वजाहत खान से जुड़ा है, जिन्होंने पहले सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन जब उनके खुद के पुराने ट्वीट सामने आए तो उनके ऊपर भी कई राज्यों में केस दर्ज हो गए। अब वजाहत खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अलग अलग राज्यों में चल रहे केसों को एक जगह कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले ज्यादा जरूरी है इंडिया गठबंधन की बैठक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बड़ा सवाल है कि विपक्षी दलों के गठबंधन का क्या होगा। अटकलों के बीच शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव से भी पहले महाविकास आघाड़ी से ज्यादा जरूरी है इंडिया अलायंस की बैठक। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द बैठक हो। बिहार के चुनाव है, अन्य राज्य में भी चुनाव होंगे, हमारे यहाँ भी निकाय चुनाव है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उसने अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ ही जापान को दे दी चेतावनी, कहा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैन्य गठबंधन न बनाए। जी हां दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को चेतावनी दी है कि वे नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाकर कोई सिक्योरिटी अलायंस या सैन्य गठबंधन न बनाए। लावरोव नॉर्थ कोरिया के शहर वानसान में थे। इस दौरान वे नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन से मिले। इसके अलावा उन्होंने नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री चो ई-सोन से भी मुलाकात की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिटेल महंगाई 6.5 साल के निचले स्तर पर आई। जून में ये 2.10% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई। जी हां दोस्तों, जून महीने के रिटेल महंगाई घटकर 2.10% पर आ गई है। ये 77 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले जनवरी 2019 में ये 2.05% रही थी। वहीं दोस्तों, मई 2025 में ये 2.82% और अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई 3.16% पर थी। दोस्तों, आपको बता दें, खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। आज 14 जुलाई को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। रिटेल महंगाई फरवरी से आरबीआई के लक्ष्य 4% से नीचे ही बनी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी 1,13,867 के ऑल टाइम हाई पर आज 3,577 रुपए का उछाल आया। इस साल 28,000 बड़े दाम। सोना भी 792 रुपए महंगा हुआ। जी हां दोस्तों, चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार आज 1 किलो चांदी की कीमत 3,577 रुपए बढ़कर 1,13,867 रुपए पर पहुंच गई, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। वहीं दोस्तों, 24 कैरेट सोने के दाम में आज उछाल आया है। ये 792 रुपए महंगा होकर 98,303 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बात करें दोस्तों 22 कैरेट सोने की, तो 22 कैरेट सोने का दाम 90,045 रुपए और 18 कैरेट सोने का दाम 73,727 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 82,253 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 68 अंक लुढ़का। आईटी शेयर्स फिसले। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में खरीदारी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 247 अंक गिरकर 82,253 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी 68 अंकों की गिरावट रही। ये 25,082 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 आज नीचे के साथ बंद हुए, जबकि निफ्टी 50 के 50 में से 27 नीचे रहे। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इटरनल, टाइटन और एचडीएफसी लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में जियो फाइनेंस, टेक महिंद्रा और विप्रो रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार बोली अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद, स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को अचानक वापस बुलाने पर भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एप्पल के पास उत्पादन को प्रभावित किए बिना काम चलाने के लिए पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि एप्पल के पास विकल्प है और वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह मामला मुख्य रूप से एप्पल और फॉक्सकॉन के बीच है। बैडमिंटन प्लेयर सानिया नेहवाल पति से अलग हुई। बोली बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने फैसला लिया। 7 साल पहले लव मैरिज की थी। जी हां दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर सानिया नेहवाल ने रविवार देर रात अपने पति और बैडमिंटन प्लेयर पारुपल्ली कश्यप यानी कि पी कश्यप से अलग होने की जानकारी दे दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लिखा कि बहुत सोच विचार करने के बाद कश्यप और मैंने अलग होने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, सानिया ने लिखा कि जिंदगी कभी कभी हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। हम एक दूसरे के लिए शांति, तरक्की और उभरना चुनते हैं। मैं उनके साथ सभी यादों के लिए आभारी हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूं। हमारी निजता को समझने और उसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
मोहम्मद सिराज पर मैच फीस का 15% फाइन लगा। एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। डकेट को आउट करने के बाद आक्रामक जश्न मनाया था। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर मैच फीस का 15% फाइन लगा है। मैच फीस के अलावा उन्हें एक डीमेरिटिव पॉइंट भी दिया गया है। दरअसल दोस्तों, सिराज लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन बेन डकेट को आउट करने के बाद अग्रेसिव सेलिब्रेशन करते नजर आए थे। यह आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन के बराबर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। करोड़ों रुपए की बेईमानी, रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का विवादों से पुराना नाता रहा है, जैसा कि उनकी सरकार का भी रहता है। एक बार फिर से इस बोर्ड की किरकिरी हो गई है। दरअसल दोस्तों, एक ऑडिट रिपोर्ट में बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ने पीसीबी में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं, कॉन्ट्रैक्ट का आवंटन और इनलीगल अपॉइंटमेंट का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। इसके अनुसार इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दौरान सिक्योरिटी में लगे पुलिस वालों के खाने के लिए 63.39 मिलियन रुपए यानी कि 6 करोड़ 33 लाख और 90,000 रुपए की पेमेंट भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में बाढ़ और बिजली गिरने से 13 की मौत। राजस्थान में 7 की जान गई। एमपी के 4 जिलों में बाढ़। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे हुआ बंद। जी दोस्तों, बिहार में बीते 24 घंटे में बाढ़ बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे ज्यादा 5 मौतें बांका में हुई। वहीं बाढ़ से गयाजी में 2, नालंदा और पटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में भी बीते एक दिन में बारिश की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। भीलवाड़ा में 2 चचेरे भाइयों की बरसाती नाले में और राजसमंद में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ के हालात हैं। रविवार को इन जिलों के कई गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 98 लोगों की मौत हो गई। अब तक 770 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। यूपी की बात करें तो यूपी के बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। ललितपुर स्थित गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोल दिए गए। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावादस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।